हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के कोर्स के साथ साथ हमारी हिंदी की भी सीरीज चल रही है। देखिए, हिंदी में मेरा प्रयास क्या है, हिंदी में मेरा सर्वप्रथम यही प्रयास है कि मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ें कवर कराऊँ जो कि आपके सिलेबस में तो दी हुई हैं, लेकिन आपको वो हर किताब में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आपको किताब में दिख भी जाएँ तो आपको वो चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। जैसे कि देखिए, हिंदी के सिलेबस में उत्तराखंड का जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें आप लोग देखेंगे 5 प्रकार के पत्र दिए हुए हैं। तो 5 प्रकार के पत्र लेखन आपको दिए हुए हैं, जिनको कि मैं आपको कवर करवा चुका हूँ बहुत ही अच्छे से। उसके बाद एक टॉपिक और आता है जनसंचार का। तो जनसंचार को भी हमने बहुत ही डिटेल में कंप्लीट किया। 3 वीडियो इसकी बनी थी जनसंचार की। उसके बाद एक आता है हिंदी कंप्यूटिंग में पेज लेआउट का। तो ये पेज लेआउट को भी हम लोग बहुत ही डिटेल से कवर कर चुके हैं। तो देखिए, हिंदी ग्रामर तो हर कोई पढ़ता है और आप लोग हिंदी ग्रामर खुद भी कवर कर सकते हैं। हालांकि मुझे समय मिला तो आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो ग्रामर है वो हर कोई तैयार कर लेता है। लेकिन वर्तमान में ये देखा जा रहा है, इस वाले पोर्शन से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। जो पत्र लेखन है, जनसंचार है, हिंदी पेज लेआउट है और जो आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। तो इसको करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, उसी प्रकार से अभी हाल ही में ये देखा गया है कि यहाँ से प्रश्न बने हैं। एक हिंदी का पद्य खंडा आता है जहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था तो वहाँ पर से ये प्रश्न बन चुका है पल्लवन वाला। तो आज हमको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। तो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कि संक्षिप्तीकरण, जिसे संक्षेपण संक्षेपण बोलते हैं, पल्लवन जिसे वृद्धिकरण बोलते हैं, निविदा, विज्ञापन। उसके बाद देखिए आता है अनुवाद। अनुवाद अनुवाद हो गया, सार लेखन हो गया और संवाद लेखन। तो ये 7 प्रकार के कुछ हमारे यहाँ पर हिंदी के शब्द हमको मिलते हैं। अब देखिए, इनका अर्थ क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न बनते कैसे हैं और कैसे पूछे गए हैं, हमको इस बारे में बात करनी है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संक्षिप्तीकरण के बारे में। अगर देखिए, संक्षिप्तीकरण अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, शब्द से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। संक्षिप्त मतलब क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त करना मतलब कोई बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटा करना। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है संक्षेपण। अगर इस शब्द आपके सामने आता है तो ये शब्द थोड़ा कन्फ्यूज आपको कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमको आज सीखना है। देखिए, जैसे कि संक्षिप्तीकरण को हम लोग समझते हैं, इसके अर्थ और स्वरूप को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखिए, संक्षिप्तीकरण के स्थान पर हिंदी में अब संक्षेपण शब्द का प्रयोग होने लगा है। दोनों के अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, केवल आकार में अंतर है। संक्षिप्तीकरण चूंकि संक्षेप करने की कला है, इसीलिए संक्षिप्तीकरण के स्थान पर संक्षेपण शब्द अधिक उचित और उपयुक्त कहा जा सकता है। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि इसमें कोई भिन्नता नहीं है, केवल आकार में अंतर है। संक्षिप्तीकरण थोड़ा बड़ा है और संक्षेपण थोड़ा छोटा है, लेकिन इन दोनों शब्दों का जो अर्थ होगा वो एक समान रहेगा, मतलब एक ही रहेगा, बस थोड़ा सा आकार में इन शब्दों को बदल दिया गया है। अब देखिए, संक्षिप्तीकरण होता क्या है, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ इतना बड़ा आपके पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अगर आपको ये कहा जाए इस पैराग्राफ को मात्र एक लाइन में करके दीजिए, ये इस पैराग्राफ का संक्षेपण कीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने बड़े पैराग्राफ को आपको मात्र इतने से में निपटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग पैराग्राफ का संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है, चीज़ों को घटाना, मतलब उसमें कम करना। अगर ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं तो उसको कम से कम शब्दों में उसको सीमित करना, तो ये कहलाता है संक्षिप्तीकरण। लेकिन वर्तमान में क्या है, इस शब्द के स्थान पर संक्षेपण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको कम से कम शब्दों में या सीमित शब्दों में इसको लिखना है, तो ये प्रक्रिया क्या कही जाएगी, तो ये प्रक्रिया क्या कही जाएगी, संक्षेपण। ऑप्शन में देखिए, आपको संक्षिप्तीकरण मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि संक्षिप्त जहाँ पर आ जाएगा, जो भी हिंदी का थोड़ा सा भी अध्ययन कर रहा है, हिंदी की जैसे थोड़ी सी भी जानकारी है, तो संक्षिप्त का मतलब हर किसी को पता है छोटा रूप होता है। लेकिन संक्षेपण में देखिए थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संक्षेपण शब्द को आपको समझना है। बड़े पैराग्राफ को छोटे पैराग्राफ में, जैसे कि मान लिया 10 लाइन है, 10 लाइनों को आपको 2 या 3 लाइन में लिखना है। मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को घटा रहे हैं, यानी कि उसका संक्षेपण कर रहे हैं, यानी कि उसका संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगा, संक्षिप्तीकरण। चलिए ठीक है। अब देखिए, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो अगर आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे हमारा इसका कोई काम नहीं है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों ऐसा ही बनेगा जो मैंने अभी आपको समझाया है, मतलब कि बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में परिवर्तित करना, बड़े पैराग्राफ को छोटे पैराग्राफ में परिवर्तित करना। तो इसकी यहाँ पर इतनी आवश्यकता है नहीं, ये बस ऐसे समझाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, आवश्यकता एवं उपयोगिता हमको ये पढ़ना है। देखिए, आवश्यकता एवं उपयोगिता क्या है, देखिए
समय की बचत करने की आवश्यकता और व्यवस्था जितनी आज अनुभव की जा रही है, उतनी शायद पहले कभी नहीं की गई। इस मशीनी युग ने मानव को भी मशीन बना दिया है। इस व्यस्त जीवन में इतना अवकाश किसी के पास नहीं है कि वह किसी विस्तृत लेख को पढ़ने बैठे। आज का मनुष्य चाहता है जो कुछ कहना सुनना हो वह शीघ्र और संक्षेप में कह सुन दिया जाए। देखिए, इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मान लिया कोई जिलाधिकारी है। जिलाधिकारी देखिए किसी ऑफिस में बैठा हुआ है। अब उसको कोई एक पत्र प्राप्त होता है। ये देखिए इतना बड़ा पत्र प्राप्त हो गया, और ऐसे उसको 50 पत्र हर दिन प्राप्त होते हैं। अब देखिए जिलाधिकारी के पास बहुत सारे काम होते हैं, पर डे उसको बहुत सारे काम करने हैं, घूमना भी है जिलों में, निरीक्षण भी करना है, ऑफिस कार्यालय भी जाना है, बहुत सारे काम भी करने हैं। अगर वो पर डे 50-100 ऐसे पत्र पढ़ेगा, रोज ही वो अगर ऐसे 100 या 50 पत्र पढ़ेगा, तो आपको क्या लगता है वो अपने जो जिले के काम में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसका जो कनिष्ठ अधिकारी होता है या कनिष्ठ जो उसका सहायक होता है, वो क्या करता है, इतना जो बड़ा पत्र है, इस पत्र की जो मूल बातें हैं, जो मूल बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उन बातों को उठा के एक छोटा पत्र तैयार करता है। इसमें जैसे कि मान लिया 15 लाइन, 20 लाइन या 30 लाइन लिखी हुई हैं, उसको मात्र 5-6 लाइनों में जो मूल बातें लिखी हुई हैं, कम से कम शब्दों में इस पत्र में वो डाल देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस बड़े पत्र का छोटे पत्र में रूपांतरण हो रहा है, मतलब कि संक्षेपण हो रहा है। तो यही है संक्षेपण। ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनेगा, यही सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी घुमा फिरा के। बस आप इस चीज को या रटिए मत, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, बस इसको आप सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। एक अधिकारी है, उसके पास डेली 50-100 पत्र जाते हैं। पत्र का आपने स्वरूप देखा होगा, जो सरकारी कार्यालय में जाते हैं बहुत बड़े बड़े पत्र लिखे जाते हैं। अब अधिकारी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन पत्रों को पढ़ सके। उसका जो कनिष्ठ अधिकारी होगा या कनिष्ठ सहायक होगा, उन पत्रों को छोटा करेगा, उसकी उस पत्र में जो मूल बातें होंगी, उन मूल बातों को, फालतू बातें हटा देगा। जो बहुत सारी पत्र में फालतू बातें होती हैं, जो कि औपचारिकता निभाई जाती है, हर व्यक्ति के द्वारा एक पत्र लेखन में एक औपचारिकता निभाई जाती है, तो उन औपचारिक बातों को हटा देगा, मूल बातों को उस पत्र में शामिल करेगा। या जो भी है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें मतलब क्या हो रहा है, एक बड़े पत्र का छोटे पत्र में रूपांतरण हो रहा है, एक बड़े खंड का छोटे खंड में रूपांतरण हो रहा है, एक बड़े पद्यांश का या बड़े गद्यांश का छोटे गद्यांश या छोटे पद्यांश में रूपांतरण हो रहा है। तो यही क्या है, संक्षेपण, यही है संक्षिप्तीकरण। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए संक्षेपण की कुछ बातें आती हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे कि संक्षेपण में कहावत मुहावरों का प्रयोग नहीं होता है। देखिए संक्षेपण में आपको मुख्यतः क्या बात याद रखनी है, संक्षेपण पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके मुहावरे पढ़े, आपकी कहानियां पढ़े। उसको सिर्फ और सिर्फ किस बात से मतलब रहेगा, आपकी मूल बात से मतलब रहेगा। कोई घुमावदार बात यहाँ पर नहीं चलती है। तो इसका मतलब क्या है, जो पढ़ने वाला है उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास सिर्फ मुख्य बात को सुनने का टाइम है। तो यहाँ पर कहावत और मोहरों, जो मुहावरे हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है, अनावश्यक विस्तार होता है। और कहावत मुहावरों का व्यक्त अर्थ और आशय को ही अपने शब्द में लिख देना चाहिए। मतलब कि जो भी आपकी बात है उसको एक लाइन में लिख दीजिए, खत्म कहानी। उसके बाद देखिए, यदि मूल अवतरण अलंकारिक शैली में लिखा हो तो संक्षेपण में इस शैली का प्रयोग वर्जित है। अलंकारिक शैली, यहाँ पर अलंकारिक शैली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। संक्षेपण में अलंकारिक शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ सुबोध और सरल भाषा ही उपादेय होती है। सीधी सीधी वार्ता में, मतलब सीधी भाषा में। एक ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई व्याकरण के बहुत बड़ी विद्वान हैं और आपने बिल्कुल अलंकारिक भाषा का वहाँ पर लिख दिया। अब जो अधिकारी बैठा हुआ है वो अपना सिर खुजला के बिल्कुल समझे पड़ा, यार इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सीधी भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा होनी चाहिए। तो संक्षेपण की भाषा को साहित्यिक भाषा से बचाना चाहिए। आपने साहित्यकार देखे होंगे, साहित्यकारों की जो भाषा होती है वो, मतलब अगर एक शब्द है ना, एक शब्द, वो एक शब्द को आपके सामने 10 शब्दों के बराबर बना देंगे। 10 चीजें बोलेंगे तब उसका अर्थ एक शब्द में आपको समझ में आएगा। तो ये होती है साहित्यिक भाषा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, संक्षेपण में आलोचना या टीका टिप्पणी का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब कोई आलोचना नहीं होगी, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। संक्षेपक का कार्य विषय की समीक्षा, उसके गुण दोषों की छानबीन या कोई सुझाव देना नहीं है। मतलब ये नहीं कि वो उसकी छानबीन करने लग जाए पत्र की, उसके गुण, जो पत्र में कुछ अशुद्धियां आई हैं उनको ढूंढने लग जाए, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। उसका मुख्य धर्म मूल अनुच्छेद में विस्तार से व्यक्त विचारों को संक्षेप में व्यक्त कर देना है। मतलब कि जो मूल विचार है, मैंने आपको कहा ना, जो मूल विचार होते हैं, जो मूल अनुच्छेद या मूल विचार हैं, उसी से मतलब रहता है संक्षेपण में। तो संक्षेपक को किसी भी प्रकार के खंडन मंडन से दूर रहना चाहिए और अपनी ओर से कुछ भी जोड़ने या घटाने का अधिकार भी संक्षेपक को नहीं है। अब देखिए, मान लिया किसी भी व्यक्ति को पत्र प्राप्त होता है, वो उसका संक्षेपण कर रहा है,
वो उसमें अपनी तरफ से कोई जोड़ नहीं सकता है, कुछ घटा नहीं सकता है। जो बातें उस पत्र में लिखी हुई हैं उन्हीं बातों को उसने कम से कम शब्दों में, सीमित शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मूल बात लिखी है तो जो संक्षेपण कर रहा है उस पत्र का उसको घटा दे, उसको घटा नहीं सकता है वो। उन बातों को शॉर्ट में लिखेगा, वो कम से कम शब्दों में लिखेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, मूल अनुच्छेद में भूमिका या उपसंहार भी हो सकता है, पर संक्षेपण में किसी भूमिका या उपसंहार के लिए कोई स्थान नहीं होता। अब ये मूल अनुच्छेद क्या है? मूल अनुच्छेद ये होता है जो मूल पत्र आपको प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया ना, किसी अधिकारी को इतना बड़ा पत्र प्राप्त हुआ तो ये क्या है? ये है मूल पत्र है। ये मूल पत्र में क्या होता है, एक आपने देखा होगा उपसंहार लिखा जाता है। पत्र के सबसे नीचे लिखा जाता है उपसंहार। तो ये क्या होता है? जो मूल पत्र होगा उसमें तो सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। तो लेकिन संक्षेपण में किसी भूमिका या उपसंहार के लिए कोई स्थान नहीं होता है। संक्षेपण में तो सीधे ढंग से संक्षेप में बात कह ही देनी चाहिए। जैसे कि मान लिया, अगर आप जैसे कोई अधिकारी है मान लिया, अब अधिकारी को कोई पत्र भेजा गया, अब अधिकारी के पास टाइम नहीं है, तो उसके कनिष्ठ सहायक ने पढ़ा उसको, जो उसका सहायक अधिकारी है। अब वो कहेगा साहब ये पेपर, एक पत्र आया है, इस पत्र में ऐसा कहा गया है कि आपकी कल मीटिंग होनी है इतने से इतने बजे तक इस जगह पर। अब पत्र में क्या होगा, सेवा में ये फलाना फलाना सब दिनांक विनांक विषय विषय उल्लेख किया जाएगा। ऐसा नहीं, जो आपको जो संक्षेपण करेगा सीधे बोल देगा कि इतने बजे मीटिंग है, आपको वहाँ जाना है, बस 1 मिनट में कहानी खत्म। समझ गए होंगे आप संक्षेपण। उसके बाद देखिए, किसी बात पर बल देने के लिए मूल अंश में यदि पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति का समावेश है तो संक्षेपण में इससे बचना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी बातों को दोहरा देता है, लेकिन जो उसका संक्षेपण कर रहा है वो उन बातों को दोहराएगा नहीं, एक ही बार में उन चीज़ों को स्पष्ट कर देगा। और देखिए इस तरह संक्षेपण में समानार्थी शब्दों का प्रयोग ही वर्जित है। समानार्थी शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, संक्षेपण के मूल अवतरण में आए प्रश्नमूलक वाक्यों का संक्षेपण में परित्याग कर देना चाहिए। जो प्रश्नमूलक वाक्य हैं उनको भी यहाँ पर से हटा दिया जाएगा, मतलब कि उनको उनका प्रयोग ही नहीं किया जाएगा। प्रश्नमूलक में संक्षेपण के स्वरूप में अस्वस्थता आ जाती है। उसके बाद देखिए, संक्षेपण में हमेशा अप्रत्यक्ष कथन शैली, देखिए ये याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेपण में किस शैली का प्रयोग किया जाएगा? अलंकारिक शैली मैंने आपको बताया था, अलंकारिक शैली का प्रयोग संक्षेपण में नहीं किया जाएगा। तो संक्षेपण में अप्रत्यक्ष कथन शैली का उपयोग किया जाना चाहिए। संवाद शैली में दिए गए अवतरणों के संक्षेपण में अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष कथन नितांत अनिवार्य हैं। ऐसा करने के लिए केवल उद्धरण चिन्ह को हटाकर वहाँ की का प्रयोग कर देना चाहिए। तो खैर छोड़िए, कोई मतलब नहीं है इनका। आप इतना याद रखिए कि अप्रत्यक्ष कथन शैली का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखिए, अगला देखते हैं। अगला क्या है? वृद्धिकरण अथवा पल्लवन। अब ये वृद्धिकरण अथवा पल्लवन क्या है और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अब पल्लवन तो आ चुका है, हो सकता है अगले एग्जाम में संक्षेपण आपसे पूछ ले। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, वृद्धिकरण का अर्थ वृद्धि करना होता है। देखिए अगर आपके एग्जाम में वृद्धिकरण शब्द आ जाए ना, आप लोग आसानी से उस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। लेकिन एग्जाम में ना इतना आसान आपके लिए रखेगा नहीं, वो आपसे पल्लवन कहेगा, पल्लवन शब्द का वहाँ पर प्रयोग करेगा। तो देखिए वृद्धिकरण और पल्लवन इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, बस शब्द लिखने में थोड़े से अलग हैं, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। देखिए वृद्धिकरण का अर्थ वृद्धि करना है। जैसे संक्षेपण में विशुद्ध विषय को संक्षिप्त रूप में दिया जाता है, वैसे ही किसी वाक्य, वाक्यांश या सूक्ति या कहावत का अर्थ विस्तार से करने की प्रक्रिया वृद्धिकरण में अपनाई जाती है। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन चीज़ों को समझेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्धिकरण संक्षेपण की विपरीत या विरोधी प्रक्रिया है। संक्षेपण में जिन बातों को छोड़ा जाता है, वृद्धिकरण में उन बातों को अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए संक्षेपण में उदाहरणों, विशेषणों को छोड़ दिया जाता है, पर वृद्धिकरण में इनका उपयोग कर दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए वृद्धिकरण में क्या हो रहा था, जो बड़ी चीज़ें थी उनको छोटा करके लिखा जा रहा था, उदाहरण छोड़ दिए जा रहे थे, मुहावरों को छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन इसके विपरीत वृद्धिकरण ही संक्षेपण के विपरीत यहाँ पर वृद्धिकरण या पल्लवन में क्या होगा, कम से कम जो शब्द होंगे या एक शब्द जो होगा, मान लिया आप लोग, मैंने आपसे कहा ना, आप इतिहास का जो साहित्यकार होते हैं उनको आप एक बात दे दीजिए, बस उनके सामने बोल दीजिए सावन, सावन बोल दीजिए। आप बोलिए कि सावन के ऊपर कोई टीका टिप्पणी लिखो। अब वो सावन के ऊपर पूरी एक किताब भर देंगे। प्रेम शब्द लिख दो, प्रेम शब्द के ऊपर वो पूरी किताब लिख देंगे। तो ये क्या है? पल्लवन। मतलब कि एक छोटी सी चीज़ को बहुत विस्तार से लिखना, उसमें हर चीज़ का उल्लेख करना, उदाहरणों का प्रयोग करना, और उसी के साथ साथ समाज शैली का प्रयोग करना। उसी के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं जिन जिन चीज़ों को
संक्षेपण में छोड़ दिया गया है उन उन चीज़ों का पल्लवन में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर से आपको ये समझना है पल्लवन में क्या होगा। देखिए एक लाइन में समझिए, पल्लवन में क्या होगा, कम से कम शब्दों को अधिक से अधिक शब्दों में व्यक्त करना, या एक शब्द को पूरी एक लाइन में व्यक्त करना, एक शब्द को पूरी एक लाइन में व्यक्त करना। तो ये क्या हो जाएगा, एक शब्द को एक लाइन या 10 लाइन में व्यक्त करना, मतलब कि कम चीज़ों को अधिक शब्दों में लिखना, ये क्या कहलाएगा, पल्लवन। संक्षेपण क्या था, अधिक शब्दों को कम शब्दों में लिखना, वो था क्या, मतलब कि घटाने की प्रक्रिया थी। ऐसे याद रखिए, जो संक्षेपण क्या था वहाँ पर घटाया जा रहा था, लेकिन पल्लवन में क्या है, चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। बस माइनस प्लस से आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, माइनस प्लस की ट्रिक याद रखिए। संक्षेपण माइनस रहेगा और पल्लवन प्लस रहेगा, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। देखिए बार बार कह रहा हूँ, वृद्धिकरण या संक्षिप्तीकरण आपके ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, आपको पल्लवन मिलेगा या संक्षेपण मिलेगा। उसके बाद देखिए उदाहरण के लिए संक्षेपण में उदाहरणों विशेषणों को छोड़ दिया जाता था, पर वृद्धिकरण में इनका उपयोग किया जाएगा। देखिए हम लोग संक्षेपण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उदाहरण का प्रयोग वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरी डिटेल में चीज़ें समझाई जाएंगी, उदाहरण देखिए आपको समझाया जाएगा। संक्षेपण में समास शैली का उपयोग होता है, नोट कर लेंगे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, शैली हमने कौन सी वाली, संक्षेपण में समास शैली का। देखिए एक शैली और आ गई है, संक्षेपण की एक शैली और मिल गई है आपको, दो शैली, एक शैली हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी शैली इसको नोट कर लेंगे। तो देखिए संक्षेपण में समास शैली का उपयोग होता है, किंतु वृद्धिकरण में व्यास शैली की अनिवार्यता होती है। नोट करेंगे, जो हमारा जो वृद्धिकरण रहेगा या पल्लवन रहेगा उसमें किस शैली की अनिवार्यता रहेगी, व्यास शैली, इसको नोट कर लेंगे। फिर देखिए, फिर कहाँ थे हम लोग, हाँ अनिवार्यता होती है। इन दोनों में केवल यही साम्य है, ये दोनों अन्य पुरुष, इनमें जो अन्य पुरुष रहेगा उसका प्रयोग होगा। बस इनमें, इन दोनों में, पल्लवन और संक्षेपण में मात्र एक ही समानता है, वो समानता क्या है, दोनों में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। अन्य पुरुष, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, अन्य पुरुष की जो पुरुष वाचक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अन्य पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक तीसरा और होता है, अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, ये कौन सा होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए, आप लोग ग्रामर पढ़ी होगी, आप लोगों ने पता ही होगा। तो 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से अन्य पुरुष का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो संक्षेपण में क्या होगा, चीज़ों को घटाया जाएगा और पल्लवन में चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं निविदा सूचना क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए निविदा सूचना लेखन, तो देखिए निविदा का अर्थ क्या होता है, पहले तो हम लोग इनको समझते हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए निविदा शब्द अंग्रेजी के टेंडर का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्दकोशों में टेंडर का अर्थ यह दिया है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमको सिर्फ ये समझना है टेंडर होता क्या है। देखिए पहले तो आप लोग ये निविदा याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में टेंडर शब्द से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि टेंडर का हर अर्थ हर कोई जानता है टेंडर क्या होता है। आपने देखे होंगे ना अखबार में, कई बार आपने जहाँ पर विज्ञापन छपे होते हैं आपने देखे होंगे, वहाँ पर कई प्रकार के टेंडर आते हैं, सरकारी टेंडर हो गए, गैर सरकारी टेंडर हो गए। तो टेंडर क्या होते हैं, जैसे एक प्रकार से हम लोग कहते हैं किसी काम को कराने का टेंडर, कोई ठेका ले लिया तो उसका टेंडर, सरकारी रोड बना ली तो उसका टेंडर पड़ता है, हर चीज़ का टेंडर पड़ता है सरकारी कामकाज में, तो उसको बोलते हैं निविदा। तो यहाँ से प्रश्न जब पूछा जाएगा ना आपसे, तो वहाँ पर निविदा शब्द का उल्लेख किया जाएगा, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि निविदा क्या होता है। तो चलिए हमको यही समझना है। देखिए निविदा होता क्या है, इसका आशय यह है कि बताई हुई नियत दर या मूल्य पर माल की आपूर्ति करना, यानी निविदा है। यानी निविदा एक प्रकार का प्राक्कलन पत्र है। देखिए इसका आशय यह है कि बताई हुई नियत दर या मूल्य पर माल की आपूर्ति करना। तो पारिभाषिक अर्थ जब आप लोग समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यही हम लोग समझते हैं और आपको निविदा समझ में आ जाएगी। देखिए निविदा के पारिभाषिक अर्थ को समझने के लिए हमें क्रेता और विक्रेता इन दो पक्षों को ध्यान में रखना होगा। देखिए निविदा में क्या होता है ना, जब कोई टेंडर पड़ता है, अब टेंडर एक दे रहा है एक ले रहा है। जैसे कि मान लिया आप लोग कभी आपने मकान बनाया होगा, अब एक तो मकान का मालिक है जो कि मकान को ठेके पर दे रहा है, दूसरा कौन है, ठेकेदार जो कि उस ठेके को ले रहा है। उसी प्रकार से निविदा में भी क्या होगा, दो लोग होंगे, जो क्रेता देने वाला, विक्रेता लेने वाला। तो इन चीज़ों को आपको ऐसे समझना पड़ेगा। तो निविदा के पारिभाषिक अर्थ को समझने के लिए हमें क्रेता और विक्रेता इन दो पक्षों को ध्यान में रखना होगा। क्रेता कोई सामान खरीदता है, क्रेता कोई सामान खरीदता है तो वह निश्चित नियमों के अनुसार क्रय मूल्य की जानकारी, नहीं क्रेता का अर्थ क्या हो जाएगा, जो क्रेता क्रय कर रहा हो, विक्रेता मतलब जो विक्रय कर रहा हो, ऐसे समझेंगे। तो देखिए जब क्रेता कोई सामान खरीदता है तो वह निश्चित नियमों के अनुसार क्रय मूल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन देता है। इस विज्ञापन को ही निविदा या सूचना कहा जाता है। आप लोग एक काम कीजिए,
कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, इसकी आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। जो निविदा की परिभाषा है आप लोग उसको लिख लीजिए। देखिए, सरकारी कार्यालयों अथवा गैर प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्य के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किए जाते हैं उसे ही निविदा कहते हैं। आपने अखबारों में देखा होगा, अखबार में एक पेज आता है जहाँ पर निविदाएं रहती हैं, काफ़ी सारे हम लोग ड्राफ्ट देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं उस पन्ने में, तो वहाँ पर निविदाएं भी छपी रहती है। जैसे कि निविदा देखिए नीलामी जैसे होती है, नीलामी के लिए भी टेंडर डाला जाता है जिसको हिंदी में निविदा कहते हैं। टेंडर शब्द आप लोग टेंडर शब्द से आसानी से समझ जाएंगे। निविदा थोड़ा आपके लिए नया नया तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग टेंडर शब्द से समझिए। तो निविदा शब्द से ही आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। हालांकि आपको टेंडर भी याद रखना है। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे कि कोई भी चीज़ होगी, कोई भी सरकारी जो कार्यालय होगा, कोई भी उसको कार्य करवाना होगा, कोई भी नीलामी करवानी होगी, तो उससे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी तो वो क्या होगा, एक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएंगी। बाद में बहुत सारे लोग आते हैं, बोलियां लगाते हैं कि हम इतने में, जैसे 20,000 से 30, जैसे सरकार एक मानक तय कर देगी कि भाई जो ये कार्य है 20,000 से 30,000 रुपये के बीच में ही किया जाएगा। तो उसी बीच में बोलियां लगती हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का समय सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो जो उन मानदंडों को जो भी व्यक्ति मानेगा उसको वो निविदा या टेंडर मिल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडर। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। क्रेता कोई सामान खरीदता है तो वह निश्चित नियमों के अनुसार क्रय मूल्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है। इस विज्ञापन को निविदा सूचना कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में ना इन क्रेता और विक्रेता शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है तो समझ लीजिए आपसे निविदा की बात की जा रही है। और परिभाषा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नोट कर लेंगे। सरकारी कार्यालयों अथवा गैर प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्यों के लिए उन कार्यों को संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे ही निविदा कहते हैं। फिर देखिए, क्रेता की सूचना के अनुसार जो भी सूचना दे दी गई है, विक्रेता सभी शर्तों का पालन करते हुए, शर्तों को मानते हुए निर्धारित प्रपत्र में दर, भाव या मूल्य अंकित करके क्रेता के पास भेजता है। मतलब कि जो भी उसमें मानदंड हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक फॉर्म तो भरा जाएगा ना, जो भी व्यक्ति मतलब होंगे उसी से संबंधित, टेंडर से संबंधित, तो वो क्या करेंगे, अपना जो एक फॉर्म होगा उसको भरेंगे और क्रेता के पास भेज देंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निविदा। तो इसको हम लोग कह रहे थे निविदा सूचना और इसको हम लोग कह रहे थे निविदा। फिर देखिए आगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं जब कोई विक्रेता क्रेता की शर्तों पर उसके द्वारा चाही गई गुणवत्ता से युक्त वस्तु को अपने द्वारा बताई गई या निवेदित भाव, दर या मूल्य पर विक्रय करने का प्रस्ताव करता है, उसे निविदा कहते हैं। नोट क्या लिखा हुआ है, आजकल सामान बेचने के लिए भी निविदा आमंत्रित की जाने लगी है। इसको हम लोग नीलामी बोल सकते हैं, एक प्रकार से नीलामी हम लोग बोल सकते हैं। नीलामी हम लोग देखते हैं, सरकारी कार्यालय हो, गैर सरकारी कार्यालय हो, हम लोग देखते हैं नीलामी हर जगह होती है। तो सामान बेचने के लिए या फिर नीलामी लगाने के लिए भी निविदा आमंत्रित की जाती है। तो जहाँ पर भी अगर आपको प्रश्न में क्रेता विक्रेता ऐसा कुछ दिखता है वहाँ पर बेचने खरीदने वाला, तो वहाँ पर समझ लीजिए निविदा की बात हो रही है। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। आगे क्या हमारा, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या है, विज्ञापन तो हर कोई जानता ही है। विज्ञापन में ही देखिए हमारा निविदा भी आ जाएगा। निविदा विज्ञापन के अंदर ही आएगा। विज्ञापन तो अनेक प्रकार के विज्ञापन होते हैं ना, तो देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी पर्याय है। विज्ञापन का कोषागत अर्थ है समझाना, सूचना देना, इश्तेहार, निवेदन, प्रार्थना पत्र और एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए समझाना, सूचना देना, इश्तेहार। इश्तेहार आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है दोस्तों एग्जाम में देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना जो ज़्यादा प्रचलित नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, संक्षेपण, पल्लवन, निविदा। वैसे देखिए इश्तेहार, इश्तिहार ऐसे शब्द, निवेदन, ऐसे निवेदन तो हर कोई जानता है। इश्तिहार ऐसे शब्द जो होते हैं ये थोड़े प्रचलित कम होते हैं, तो यहाँ से ही एग्जाम में प्रश्न उठाए जाते हैं। तो विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन अनेक प्रकार के विज्ञापन होते हैं। कोई सूचना देने के लिए विज्ञापन होता है, कोई भर्ती निकलती है उसके लिए विज्ञापन निकाला जाता है। तो अनेक प्रकार के विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं समाचार पत्रों में। तो देखिए यहाँ पर से हमको क्या क्या समझना है। देखिए
यहाँ पर से देखिए, प्रस्तुत प्रसंग और वर्तमान संदर्भ में विज्ञापन का क्या अर्थ है, हमको क्या समझना है। सर्वसाधारण को विभिन्न विषयों की समाचार पत्र द्वारा सूचना देना या जानकारी देना, यही क्या कहलाएगा, विज्ञापन। इतना सा है विज्ञापन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। विज्ञापन लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे सर्वसाधारण को। सर्वसाधारण मतलब सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को विभिन्न विषयों की। देखिए, विज्ञापन कोई एक प्रकार का नहीं होता है, विज्ञापन अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक विभागों के द्वारा निकाले जाते हैं, अनेक कंपनियों के द्वारा निकाले जाते हैं। नौकरी का विज्ञापन हो, या फिर किसी कंपनी का विज्ञापन हो, या फिर प्रमोशन का विज्ञापन हो, अनेक प्रकार के विज्ञापन होते हैं जो कि समाचार पत्र में छपे होते हैं। तो वो किसके लिए हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए हैं। समाचार पत्र कौन पढ़ता है, सभी व्यक्ति पढ़ते हैं। मतलब कि सभी व्यक्तियों को विभिन्न विषयों या समाचार पत्र द्वारा सूचना देना या जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, नोट क्या लिखा हुआ है, आजकल दूरदर्शन तथा रेडियो भी विज्ञापन के सशक्त माध्यम बन गए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं टीवी में, हम लोग देखते हैं दूरदर्शन टीवी में, तो दूरदर्शन किस में आता है, टीवी में तो आता है। उसमें हम लोग देखते हैं अनेक प्रकार के विज्ञापन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई सीरियल आता है, उसके बीच में ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐड क्या होते हैं, विज्ञापन तो होते हैं। तो वो क्या कहें, विज्ञापन। टीवी में भी आते हैं, रेडियो में भी आते हैं। देखिए, जब आप लोग रेडियो सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के आपको बताई जाती हैं, तो वो क्या है, विज्ञापन आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए, सामान्यतः विज्ञापन निम्नलिखित बातों के लिए दिए जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित बातें ये उदाहरण के तौर पर आपको बताई जा रही हैं। कौन कौन सी, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, नौकरी पाने के लिए विज्ञापन हो, वस्तु खरीदने बेचने के लिए विज्ञापन हो, विवाह, देखिए वस्तु खरीदने बेचने के लिए, ये क्या है, निविदा। निविदा भी किस में आएगा, विज्ञापन में ही आएगा, ध्यान रखेंगे। विवाह के लिए हो, आप लोग देखते हैं संडे के दिन अमर उजाला, अगर आप लोग अखबार खोलेंगे तो बिल्कुल एक दो पन्ने बिल्कुल आपको दिखेंगे, वहाँ पर कुमाऊनी लड़के, गढ़वाली लड़के, दिल्ली के लड़के, मुंबई के लड़के, पता नहीं कहाँ कहाँ के लड़के लड़कियाँ होती हैं। तो विवाह के लिए विज्ञापन, निविदा सूचना के लिए विज्ञापन, और देखिए अपील करने के लिए विज्ञापन, अपनी उपलब्धियाँ बताने के लिए विज्ञापन, किसी विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कोई लेख लिखा रहता है, वो विज्ञापन हो जाएगा। निविदा के लिए, ठेके तथा नीलामी सूचना के लिए, किसी व्यक्ति विशेष पर की गई या की जाने वाली कानूनी कार्रवाई की सूचना के लिए। आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे नीलामी, जैसे कोई गैंगस्टर हो, उसके खिलाफ मतलब 5 लाख 10 लाख रुपए इनाम की राशि रखी जाती है, उस पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है, तो वो भी एक प्रकार का विज्ञापन है। सार्वजनिक हित से जुड़ी विज्ञप्ति के लिए, मतलब सर्वमान्य जो जनता है उसके हित के लिए जो कोई जानकारी अगर अखबारों में छप रही है, कोई विज्ञापन छापा जा रहा है, किराए पर लेने देने के लिए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के विज्ञापन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो विज्ञापन क्या है, सर्वसाधारण तक कोई सूचना जो पहुँचाई जा रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञापन। अगला आता है अनुवाद। ये देखिए अनुवाद, ये अनुवाद क्या है, अनुवाद तो वैसे बहुत सरल है, लेकिन होता क्या है ना, जब एग्जाम में 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं ना, तो आप लोग वहाँ पर चकरा जाते हैं। अगर देखिए सामान्य से प्रश्न है अनुवाद का, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें, देखिए अंग्रेजी, देखिए अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद का कोशगत अर्थ है, फिर से कहना, व्याख्या या समर्थन या पुनरुक्ति अथवा भाषांतर, और ट्रांसलेशन का अर्थ है, ये तो सिर्फ छोड़ दीजिए, हमारा इसी से कोई मतलब नहीं है, हमें समझना क्या है यहाँ पर। देखिए, अनुवाद सामान्यतः किसी अन्य भाषा से अपनी भाषा में ही किया जाता है, पर यह हमेशा ही आवश्यक नहीं होता। इसलिए एक भाषा का दूसरी भाषा में भाषांतर या उल्था करना ही अनुवाद है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बन चुका है, ये वाला प्रश्न बन चुका है, अभी 2021 के एग्जाम में बन चुका है। लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा वाला प्रश्न बन चुका है एक ही एग्जाम में। तो यहाँ से जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए, असल में जो हमको समझना क्या है, वास्तविक चीज़ समझनी है, एक लाइन में, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, किसी भाषा में व्यक्त मौखिक या लिखित भावों विचारों का किसी अन्य भाषा में कहा या लिखा जाना अनुवाद कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन को हमको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अनुवाद। मतलब जो ट्रांसलेशन का जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग हिंदी भाषा में जब इसका अनुवाद कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मतलब क्या हो जाएगा, अनुवाद ही हो जाएगा। तो देखिए, अनेक प्रकार की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज देखिए अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, हम इसको अनुवाद कर रहे हैं हिंदी में, तो लैंग्वेज का हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, भाषा। तो इस प्रकार से हम लोग इस लैंग्वेज भाषा का अनुवाद कर रहे हैं हिंदी भाषा में। तो यही क्या है, यही है अनुवाद। मतलब कि एक भाषा का दूसरी भाषा में जब हम लोग अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवाद। लेकिन यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, वो महत्वपूर्ण। देखिए, प्रश्न ये बना था कि
जिस भाषा से अनुवाद किया जाएगा उसे स्रोत भाषा कहते हैं, लेकिन जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा को क्या कहा जाता है। ऐसे कुछ प्रश्न बना था। ये लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा आपकी क्वेश्चन में दी हुई थी, आपको बताना था इसका उत्तर, तो उसका उत्तर था अनुवाद। ऐसे प्रश्न बना था कि कोई जैसे जिस भाषा से कोई भाषा है उस भाषा से अनुवाद किया जाएगा तो वो भाषा स्रोत भाषा होती है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। कुछ ऐसे करके बनाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वास्तव में क्वेश्चन क्या था। चलिए छोड़िए या छोड़ दीजिए। देखिए आपको याद क्या रखना है, चीज़ें आप लोग समझिए। अनुवाद तो आप लोग समझ के क्या होता है, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, वही हमारा क्या होता है। थोड़ा सा वो बड़ा करते हैं, हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए एक भाषा का, थोड़ा सा सेटिंग खराब हो गई है, हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए हमें चीज़ें याद क्या रखनी है। देखिए यहाँ पर देखिए इस चीज़ में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीज़, एक भाषा का दूसरी भाषा में जब हम उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुवाद। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। अगर मैं कहूँ लैंग्वेज का अनुवाद करना है हमें हिंदी भाषा में, या लैंग्वेज का अनुवाद करना है हमें फ्रेंच भाषा में, या लैंग्वेज शब्द का हम अनुवाद करना है जर्मन भाषा में, अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं। अब मैं कहूँ कि अगर मुझे लैंग्वेज का अनुवाद करना है हिंदी भाषा में, लैंग्वेज का अर्थ है हिंदी में क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी यहाँ पर, स्रोत भाषा। लैंग्वेज क्या होगी यहाँ पर, मतलब कि जो ये वाली भाषा है अंग्रेजी भाषा, ये क्या हो जाएगी, स्रोत भाषा, यानी कि सोर्स लैंग्वेज। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। मतलब कि हम लोग किस भाषा में अनुवाद चाह रहे हैं, हिंदी भाषा में अनुवाद चाह रहे हैं, इसका मतलब हिंदी क्या है, लक्ष्य भाषा। ये चीज़ आपको समझनी है, और यहीं से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि लक्ष्य भाषा क्या होती है और स्रोत भाषा क्या होती है। लक्ष्य भाषा क्या होगी, जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है, और स्रोत भाषा क्या होगी, जिस भाषा से अनुवाद किया जाएगा। यानी कि स्रोत भाषा, हम लोग जिस भाषा से अनुवाद कर रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे स्रोत भाषा क्या होती है और लक्ष्य भाषा क्या होती है। स्रोत भाषा मतलब जिस भाषा से अनुवाद किया जाएगा, और लक्ष्य भाषा मतलब जिस भाषा में अनुवाद किया जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न बन भी चुका है। देखिए अनुवाद से संबंधित कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो क्या क्या हैं। अनुवाद के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी तो आप लोग अनुवाद कर पाएंगे ना। अगर आपको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में से एक का भी ज्ञान नहीं है तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि कोई यहाँ इंडियन कंपनी है, अब कोई चाइना से वहाँ से एक व्यक्ति आया है, तो उस व्यक्ति के साथ एक ट्रांसलेटर होता है। मतलब कुछ चाइनीज भाषा को वो हिंदी भाषा में कन्वर्ट करेगा, और हिंदी भाषा को चाइनीज भाषा में कन्वर्ट करेगा। तो वो क्या कर रहा है, उन भाषाओं का अनुवाद कर रहा है, उन भाषाओं को ट्रांसलेशन कर रहा है। तो जो चाइनीज है, अगर उस जैसे मान लिया चाइनीज है, अब वो जो ट्रांसलेटर है एक चाइनीज की भाषा को हिंदी भाषा में जब ट्रांसलेट करता है, तो उस स्थिति में जो चाइनीज भाषा होगी, यानी कि उसको ट्रांसलेट कर रहा है हिंदी भाषा में, तो चाइनीज भाषा क्या हो जाएगी, स्रोत भाषा। और हिंदी भाषा में जब उसको ट्रांसलेट करेगा तो वो क्या हो जाएगी, लक्ष्य भाषा। उसके विपरीत जब अगर वो चाइनीज हिंदी भाषा को चाइनीज भाषा में जब उसका ट्रांसलेट करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, हिंदी भाषा क्या होगी, स्रोत भाषा, और जिसमें ट्रांसलेट करेगा यानी कि चाइनीज भाषा, तो वो क्या हो जाएगी, लक्ष्य भाषा। बस इतना ही आपको समझना है। उसके बाद देखिए भाषा के साथ साथ विषय का ज्ञान भी अनिवार्य है। भाई जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा तभी तो आप लोग अनुवाद कर पाएंगे। स्रोत भाषा सामग्री का अनुवाद लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। जो स्रोत भाषा होगी, जो अनुवाद भाषा, जो उसका अनुवाद होगा, लक्ष्य भाषा की जो प्रकृति होगी उसके अनुकूल ही उसका किया जाएगा। सामान्यतः शब्दानुवाद को अच्छा नहीं माना जाता, किंतु वैज्ञानिक, तकनीकी और विधि निर्माण के क्षेत्र में शब्दानुवाद आवश्यक होता है। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये समझने वाली बातें हैं। आपको लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा और अनुवाद क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अनुवाद के कुछ प्रकार होते हैं, इनको आप लोग जान लीजिए। जैसे कि पूर्ण अनुवाद है, आंशिक अनुवाद है, समग्र अनुवाद है, बुद्ध अनुवाद है। ऐसे दोस्तों कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, इनमें से कौन सा अनुवाद प्रकार नहीं है आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। पद्यानुवाद है, गद्यानुवाद है, छंदबद्ध अनुवाद है, छंद मुक्त अनुवाद है, नाट्यानुवाद है, कथानुवाद है। अन्य किसी साहित्यिक विधा का अनुवाद। अनुवाद कई प्रकार के होते हैं, तो ये अनुवाद के कुछ प्रकार हो जाएंगे। जैसे कि देखिए कुछ अनुवाद को हम लोग देख लेते हैं। शब्दानुवाद क्या होता है। शब्दानुवाद में मूल पाठ के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। जो मूल पाठ होगा, मूल पाठ के प्रत्येक शब्द का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाएगा। यह मूलतः अभिधात्मक होता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये शब्दानुवाद क्या होता है ऐसा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, वैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं कि अर्थानुवाद क्या होता है। इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि अर्थानुवाद क्या होता है। देखिए अर्थानुवाद क्या रहेगा,
मतलब अर्थानुवाद या भावानुवाद में स्रोत भाषा के शब्द पर ध्यान न देकर उनके अर्थ भाव का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। छाया अनुवाद देखिए उस प्रकार से, छाया अनुवाद में क्या रहेगा, छाया अनुवाद में शब्द की केवल अर्थ छाया ग्रहण की जाती है। उसी प्रकार से रूपांतरण क्या रहेगा, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर से। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया। ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ऐसे नोट कर लेंगे इनको। सार अनुवाद क्या होता है, टीका या भाष्य क्या होता है, देखिए टीका और भाष्य, देखिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, टीका या भाष्य ये महत्वपूर्ण है। देखिए भारत में किसी कृति की टीका लिखने की बहुत प्राचीन लंबी परंपरा है। वेद, उपनिषद, गीता और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर अनेक भाष्य या टीकाएं लिखी गई हैं। इसमें अनुवाद के साथ साथ व्याख्या और व्याख्या के साथ साथ उदाहरण एवं प्रमाण भी दिए जाते हैं। टीका वो जब भाष्य लिखा जाएगा तो किसी ग्रंथ के ऊपर लिखा जाएगा। अब उस ग्रंथ की जब कोई बात लिखी जा रही है, हालांकि उस ग्रंथ में उस ग्रंथ में हर चीज़ नहीं लिखी जाएगी, तो जो टीका लिखेगा उस ग्रंथ का तो उसमें कुछ उदाहरण देगा, उसके कुछ प्रूफ देगा, तभी तो वो एक टीका बनेगा, एक भाष्य बनेगा। तो इस प्रकार टीका या भाष्य मात्र शब्दानुवाद नहीं होते हैं और न ही अर्थानुवाद होते हैं। टीका में इन दोनों का सम्मिश्रण होता है, मतलब कि शब्दानुवाद और अर्थानुवाद का सम्मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त व्याख्या और विश्लेषण का प्रमाण समावेश भी अनुवाद को टीका या भाष्य का रूप दे सकता है। मतलब कि जो भी आप जो ग्रंथ है उसको आप लोग उसमें जब टीका या भाष्य लिख रहे हैं, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा, अनेक प्रकार के उदाहरण देने पड़ेंगे, तो ही ये जो भाष्य या टीका है वो बनकर तैयार होता है। उसके बाद देखिए आंसू अनुवाद। आंसू अनुवाद क्या है, आंसू अनुवाद का कार्य दुभाषिया करता है। आज की परिस्थितियों में आंसू अनुवाद अत्यंत आवश्यक हो गया है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। दो भिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान आंसू अनुवाद के द्वारा ही होता है। आंसू लिपिक देखिए, यहाँ पर आंसू लिपिक देखिए, इसको हम लोग पूरा बोल सकते हैं। आंसू का अर्थ है शीघ्र, तुरंत, तत्काल। भिन्न भिन्न भाषाओं में अपनी बात करने वाले दोनों पक्ष आंसू अनुवाद के सहारे ही एक दूसरे के कथन को समझ पाते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, एक चाइनीज व्यक्ति है, एक भारतीय व्यक्ति है। अब चाइनीज जो व्यक्ति है वो भारतीय भाषा नहीं समझता है, जो भारतीय व्यक्ति है वो चाइनीज भाषा नहीं समझता है, तो उनके बीच में एक व्यक्ति होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आंसूवाद, मतलब आंसू लिपिक। आंसू बोलेंगे, आंसू ही, देखिए एग्जाम हो सकता है आंसू से ही ऐसे आए, ऐसे प्रश्न बन सकता है। दो दुभाषियों के बीच में कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा, आंसू। ध्यान रखेंगे, आंसू। आंसू अनुवाद या आंसू लिपिक जैसे भी करके पूछेगा, आपको आंसू याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला आता है सार लेखन। सार लेखन क्या है, सार लेखन का अर्थ है किसी रचना को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए उस गद्यांश का कोई भी महत्वपूर्ण विचार छूट नहीं जाए, इसमें से ऐसा अंश निकाल दिया जाए जिससे उस गद्यांश के मूल भाव पर कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ से दोस्तों ऐसे प्रश्न बनेगा कि किसी रचना को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना कि उस गद्यांश का कोई भी महत्वपूर्ण विचार नहीं छूटे, इसमें से ऐसा अंश निकाल भी दिया जाए, मतलब कोई अंश निकाल भी दिया जाए जिससे उस गद्यांश के मूल भाव पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सार लेखन। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न बनेगा। जैसे कि मान लिया कि कोई भी आपके पास 37 मिनट की वीडियो हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। सार लेखन का अर्थ क्या रहेगा, कोई भी रचना हो उस रचना को संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त मतलब कि छोटा रूप, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं संक्षिप्त रूप, मतलब कि सार लेखन में क्या होगा कि संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा उस गद्यांश का कोई भी महत्वपूर्ण विचार नहीं छूटेगा, लेकिन इसमें से ऐसा अंश निकाल दिया जाएगा जिससे उस गद्यांश के मूल भाव पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार लेखन। देखिए सार का अर्थ है मूल तत्व अथवा निचोड़। किसी अनुच्छेद का सार 2 वाक्यों में कर दिया जा सकता है, किंतु सार लेखन का एक अन्य प्रकार है संक्षेपण। इसमें दिए गए गद्यांश को उसके मूल तत्वों को सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों तक संक्षिप्त करना होता है। मतलब कि देखिए इसमें क्या होगा, मान लिया इतना बड़ा कोई आपके सामने कोई है पैराग्राफ, आप उसको इतना कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार लेखन। लेकिन जब हम लोग देख रहे थे ना वृद्धिकरण जो कि पल्लवन था, संक्षेपण संक्षिप्त था, वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। मतलब कि संक्षेपण में क्या हो रहा था, चीज़ों को बहुत ही सीमित कर दिया जा रहा था, मतलब बहुत ही कम शब्दों में वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं उन चीज़ों का संक्षेपण किया जा रहा था। सार लेखन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1/3, 1/3 जो भी आपका पैराग्राफ है, जो भी आपका पत्र है, पैराग्राफ है, उसको 1/3 शब्दों तक संक्षिप्त करना होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, सार लेखन के 2 प्रमुख सोपान होते हैं, सभी मूल विचारों को सीमित रखना होता है और 1/3 शब्दों में सीमित रखना होता है। मतलब कि सभी चीज़ें आपको लिखनी भी हैं,
सार लेखन में आपको सभी चीज़ें लिखनी है किसी भी रचना की। अगर आप लोग किसी भी रचना का सार लेखन लिख रहे हैं, उसकी सभी चीज़ें आपको लिखनी है। आप उस भाग को छोड़ सकते हैं जिस भाग से उस सार लेखन में, जिस रचना का आप लोग सार लिख रहे हैं, उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो यही होता है सार लेखन। 1/3 शब्दों में आपको इसको सीमित करना होता है। उसके बाद आता है संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या है? संवाद लेखन का आशय है, देखिए ये आपको अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा, जब आपके एग्जाम में ऑप्शन आएंगे ना, पल्लवन, संवाद लेखन, सार लेखन, संक्षिप्तीकरण, अब आप लोग समझेंगे यार मुझे तो पल्लवन का अर्थ ही पता नहीं है, मुझे तो संक्षेपण का अर्थ ही पता नहीं है। तो संवाद लेखन हो सकता है, या संक्षेपण हो सकता है, या पल्लवन हो सकता है। तो आप लोग उस स्थिति में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए संवाद लेखन क्या है? संवाद लेखन का आशय बातचीत करते हुए दिखाना। संवाद लेखन एक कला है। बातचीत या संवाद को ही बातचीत या संवाद को एक ही मानना चाहिए। देखिए जो दो व्यक्ति हैं, आपस में बातें करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो एक प्रकार का संवाद कर रहे हैं। आप लोग टीवी में देखते हैं, टीवी में आप लोग देखते हैं एक एंकर होता है और एक सामने वाला व्यक्ति होता है। तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, एक उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, तो वो क्या कर रहे हैं? संवाद है। तो ये देखिए आपस में बातें करने की जब कहीं बातें आती हैं ना, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो समझ लीजिए वो संवाद की बात कर रहा है। ये बात आपको समझनी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बातचीत बिल्कुल स्वाभाविक होती है, उसमें अपनी बातों को अपने स्वभाव और मूड के अनुसार कहने पर बल दिया जाता है। उसमें न तो बनावट होती है और न किसी को प्रभावित करने की इच्छा। देखिए मतलब उसमें सिंपल सी बातें होंगी। एक अच्छे संवाद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए, जल्दी से जान लेते हैं। देखिए बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए, सुख में खुशी, गम में गमी, और क्रोध में उग्रता होनी ही चाहिए। जैसे कि मान लिया आप लोग किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक प्रकार का संवाद लेखन, संवाद है एक प्रकार का, किसी से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अब आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा, मान लिया वो प्रश्न को जैसे ही उसने सुना वो खुशी से, मतलब वो खुश हो गया, तो आपको भी अपनी खुशी वहां पर जाहिर करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा, वो आदमी गमगीन माहौल में चले गया, तो आपको भी थोड़ा इंप्रेशन वैसे ही देने पड़ेंगे। तो जैसा वहां पर स्थितियां बनती हैं, आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। बातचीत में देखिए बातचीत में एक प्रकार की बेतल जो बेकार की बातें होती हैं या खुलापन होता है। जो बातचीत में एक प्रकार की, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, बातचीत में एक प्रकार की बेतकल्लुफी या खुलापन होता है। मतलब कि कुछ भी हम लोग पूछ सकते हैं, वह एक सांचे में ढली हुई या बिल्कुल अनुशासित नहीं होती है। कुछ भी उसमें पूछ लिया जाता है, उसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। उसमें कुशल छेम, हंसी मजाक या मजाक मूड मतलब करने के अवसर भी होते हैं, और होने भी चाहिए। इसमें भी बातचीत में महत्व होता है। मतलब एक प्रकार का बातचीत हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर से, वही संवाद लेखन है। चलिए यहाँ पर से इतना कुछ ये महत्वपूर्ण है नहीं। देखिए एक नमूना देख लीजिए आप लोग जो संवाद का है। देखिए जैसे कि संतोष है, यह आगरा बस अड्डा है। जो वहाँ पर देखिए मान लो कोई आदमी रोडवेज स्टेशन जाता है, संतोष नाम का व्यक्ति है, यह आगरा स्टेशन बस अड्डा है। पूछता है एक कर्मचारी से, हाँ जी पूछताछ कार्यालय, जो पूछताछ कार्यालय है वहाँ का जो कर्मी है वो कहेगा हाँ जी संतोष अंकल, ग्वालियर से चलकर जो बस 8 बजे आगरा पहुँचती है वह आज लेट है क्या? कर्मी हाँ। तो देखिए इस प्रकार की जो बातें होती हैं, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? संवाद। मतलब कि जब दो व्यक्तियों के बीच में अपने विचारों का आदान प्रदान या प्रश्नोत्तर वाली स्थिति आ रही है, तो वही क्या कहलाएगी? संवाद लेखन। तो देखिए ये जो आपका जो कुछ टॉपिक आपके रह गए थे हिंदी में, ये आपके कंप्लीट कर लिए गए हैं, और यहाँ से दोस्तों प्रश्न बन भी रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपकी जो उत्तराखंड की सीरीज थी देहरादून वाली, जल्द ही आ जाएगी 1 या 2 दिन में। क्योंकि देखिए देहरादून का जो आपका चल रहा है, अंतिम वीडियो पे काम चल रहा है, और सारी किताबों से एक बार क्या किया जाता है, सर्चिंग की जाती है लास्ट में, कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया। तो सर्चिंग का काम रह गया है, नोट्स आपके तैयार हो गए हैं। तो वीडियो हो सकता है कल आ जाए, जहाँ तक है कोशिश रहेगी कल आ जाए या परसों आ जाए। उसके बाद हम लोग नया जिला शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे व्हाट्सअप फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए। जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके। वीडियो के संबंध में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।